मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग। अभी ये फिल्म मैं पहले से ही शुरुआत करता हूँ। 30 साल से ये फ्रेंचाइज चली आ रही है, लेकिन सबसे बढ़िया चीज मैं आपको बताता हूँ, पहले 3 पार्ट या फिर जब तक रेबेका फर्ग्यूसन का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, आई थिंक रोग नेशन में, तब तक सारी फिल्में एक सोलो मूवी थी, ना कि सीक्वल्स पे चल रही थी, जितना मैंने नोटिस किया है। जहाँ पे ईथन हंट हमें हमेशा कोई नई टीम के साथ दिखते थे। घोस्ट प्रोटोकॉल ले ले या फिर पहले 3 पार्ट ले ले, इवन हम क्या कहते हैं, रोग नेशन भी ले ले, तो उसके बाद एक नई टीम बनना शुरू हुई, जहाँ पे हमें जेरेमी रेनर, रेबेका फर्ग्यूसन, फिर पौला पैटन जो 3rd पार्ट में दिखी थी, इवन ईथन हंट की वाइफ वो भी हमें देखने को मिली थी। तो ये एक फिर धीरे धीरे इनके मेकर्स को लगा, या फिर क्रिस्टोफर मैकवेरी जब से इन्वॉल्वमेंट हुई उनकी, तब से उनको लगा कि लेट्स टर्न दिस इनटू अ सीक्वल, और सीक्वल के बाद सीक्वल आती गई। 2023 में इसकी लास्ट मूवी आई थी डेड रेकनिंग। उसके बाद 2 साल वो जो राइटर्स एसोसिएशन और सबकी स्ट्राइक चली वर्सेस एआई की, उसकी वजह से डिले हो गई, वरना हमें 2024 मिड में ही ये मूवी देखने को मिल जाती, लेकिन कोई बात नहीं। और वो स्ट्राइक भी एक तरीके से जरूरी थी, क्योंकि मैं भी खुद एक एंटी एआई वाला ही हूँ, अगर आप समझे तो मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकॉर्डिंग की स्टोरी डेड रेकॉर्डिंग से आगे बढ़ती है, जहां से हमें वो क्रूसीफिक्स वाली की जो अभी ईथन हंट के पास है, और उनको वो जो डीप सी के अंदर जो रशियन जो एक बोट है उसके अंदर जो, जहाँ पे वो एआई को जो आई थिंक एंटिटी जो है उनको रोकने के लिए वो निकल पड़े हैं, बहुत सी चीज़ें ट्राई करते हैं। इवन वो अभी लंदन में जाके रहते हैं। मैं नो स्पॉइलर ही रखूंगा, कि जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ से नहीं देख पाएंगे, या फिर मैं रखूंगा ही नहीं। तो लंदन में अभी रहते हैं वो और साइमन पेग, जैसे कि हमने लास्ट में देखा था कि वो दोनों अचानक से गायब हो गए, और हेली एटवेल जो ग्रेस का कैरेक्टर है, अभी उन्होंने आईएमएफ इम्पॉसिबल मिशन फोर्स को शुरू कर या फिर ज्वाइन कर लिया है हेनरी जर्नी के साथ। तो वो एक पूरी अलग हो गई। इवन पॉम क्लेमेंटिव जिन्होंने गैब्रियल का कैरेक्टर किया था, वो अभी जेल में है। और एलसी मोरालेस जो आई थिंक जो मेन विलन का कैरेक्टर कर रहे हैं, वो भाग गए थे। उनको लगा था कि क्रूसीफिक्स की उनके पास है, लेकिन वो ईथन ने पिक पॉकेट करके उनसे ले ली थी। तो यही स्टोरी आगे बढ़ती है, और ईथन हंट के ऊपर अभी ऐसा हो गया है कि वो ऑब्वियसली इनके मिशन इम्पॉसिबल की अगर आप मूवी देखें, तो जैसे ही मिशन खत्म हो जाता है लोगों का इनका, तो वो लोग अलग अलग चले जाते हैं, कोई कुछ कहीं और चले जाता है, कोई कहीं और चले जाता है। तो ऐसे क्या बोलते हैं, शेडोज में रहते हैं, और जब मिशन बाहर आता है तो आते हैं। इसमें भी वापस बाहर आते हैं, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। और एनटीटी एआई को के पीछे 2 या फिर 3 लोग, एक तो इम्पॉसिबल मिशन फोर्स अमेरिका की गवर्नमेंट, और एलसी मोरालेस और ईथन हंट जिनके पास की है, ये 3 लोग पड़े हैं। तो क्या ईथन हंट इस एआई को अगर आप देखें तो रोक पाएंगे या नहीं, जब भी आप फिल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा। मेरी मैं बात करूं ना, तो मैं इतना पैनिक मोड में आ गया था, क्योंकि मेरे को पहले से वापस शुरू करनी थी। क्योंकि क्या पहले टीवी था ना, अभी एंड्रॉइड टीवी है, तो पहले टीवी था तो एक ऐसे पहला पार्ट देखा, फिर अचानक से घोस्ट प्रोटोकॉल, फिर वापस दूसरा, फिर रोग नेशन, इस तरीके से देखा था। तो वापस सीरीज ऑफ ऑर्डर में मैंने शुरू की सारी फिल्में। और थ्रू आउट मैंने एक चीज नोटिस की कि इनके रन टाइम्स आप अगर नोटिस करेंगे ना, तो पहले 1 घंटे 58 मिनट, फिर 2 घंटे, फिर 5 मिनट, फिर 11 मिनट, इस तरह से बढ़ते जा रहे थे। जहां पे लास्ट मूवी का रन टाइम अगर आप याद करें, तो 2 घंटे 42 मिनट की वो फिल्म थी। ये फिल्म 2 घंटे 50 मिनट की है। तो अगर मैं थ्रू आउट बात करूं ना, तो फिल्म अच्छी है। लास्ट वाली जैसी वो क्रेजी राइड नहीं है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एक्शन होगा। ईथन हंट का मतलब एक्शन दिखेंगे, हेली एटवेल अपने अलग कैरेक्टर में, साइमन पेग, विंग रेम्स, सबका उनका एक अलग से एक बॉन्डिंग देखने को मिलता है। तो ये एक फेयरवेल मूवी भी नहीं है, ये एआई के ऊपर मूवी है। अगर आप देखें एक तरीके से कि ईथन हंट के साथ ऐसा पहला उनका और आखिरी शायद हो सकता है, मेरे को भी नहीं पता है, पहला और आखिरी ऐसा मिशन है जो वो एआई के सामने लड़ रहे हैं। और एआई ऐसी चीज है जो आपको दिखता ही नहीं है। और आप अगर देखें तो पूरी फिल्म, जिन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से देखी है, पूरी फिल्म में आपको एक्शन सीन्स 2 या 3 ही दिखेंगे। यस, तो मैं अगर आपको बताऊं तो ये क्यों जरूरी था। सबसे पहले मैं खुद नेगेटिव पॉइंट्स बता देता हूं कि फिल्म स्ट्रेची बहुत, मतलब 2 घंटे 50 मिनट में भी आप
अगर समझे कि आप ईथन हंट को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, साथ में आप अचानक से आईएमएफ को भी दिखाना चाहते हैं, फिर साथ में आप प्रेसिडेंट के साथ भी लिंकअप्स दिखाना चाहते हैं, तो वो सब चीजें इतनी मिक्स हो गई कि स्टोरी कहीं कहीं पे पॉज हो जाती है। प्लस अगर आप देखें कि ईथन हंट के पास्ट में भी जा रहे हैं, फिर वापस प्रेजेंट में आ रहे हैं, तो वो चीज आपको कहीं ना कहीं आपको वो नॉस्टैल्जिया तो देती है, लेकिन वो एक या दो बार ठीक है, बार बार आप वो चीज दिखाते हो। प्लस इसका रन टाइम ही इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि 2 घंटे 50 मिनट तक जाने की जरूरत ही नहीं थी। कि यहाँ पे आप एक सीन अगर आप पकड़ के चले फर्स्ट हाफ में 10 से 15 मिनट का, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, जो कुछ सीन्स हैं भी। अभी ऑन दी सेकेंड साइड में आता हूं, उससे पहले मैं आपको बताता हूं, इसमें एक कैरेक्टर की जरूरत थी जो इन्होंने कंप्लीटली फॉरगॉट कर दिया। आई डोंट नो व्हाई, मैंने उस पर रिसर्च नहीं की कि जो वेनेसा कर्बी का जो कैरेक्टर है, जो एलेना मित्सोपोलिस, जो व्हाइट विडो हैं, जो वेपन्स डीलर है या फिर कुछ भी डील करती रहती है, तो लास्ट में अगर आप फाइनल या फिर डेड रेकनिंग देखें, उसमें उनका कैरेक्टर अधूरा छोड़ दिया है कि वो और जोलो का क्या हुआ बाद में, उसका कोई हमें क्लैरिफिकेशन दिया ही नहीं गया। तो अगर उनका कैरेक्टर इधर इन्वॉल्व रहता तो हमें एक और नया पॉइंट ऑफ व्यू जानने को मिलता, और क्या पता कि जो जॉन लार्क या फिर जो मिस्टर लार्क की जो कैरेक्टर है, जो वो समझ रही है ईथन हंट को, उनके साथ वो कैसे डील करती है, क्योंकि उन्हें एक तरीके से आइडिया है कि ये किसने किया है। तो वो कैरेक्टर वेनेसा कर्बी का अगर यहाँ पे होता तो हमें कुछ नया और कुछ उनके रिलेटेड ज्यादा देखने को मिलता, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में अगर आप देखें तो ईथन हंट ने अपने उनकी जो मम्मी थी उनके साथ डीलिंग की थी फर्स्ट या सेकेंड पार्ट में। इसमें उनकी बेटी है एक तरीके से अगर आप देखें तो उनका कैरेक्टर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन वो नहीं आता। अभी पॉजिटिव्स पे आते हैं, एक्शन कम क्यों है। अभी जब आप देखें ना अमेरिका में राइट नाउ या फिर 2 साल में ये जो पूरी स्ट्राइक्स हुई है, एआई के ऊपर इतना बड़ा वो जो राइटर्स एसोसिएशन का हुआ है कि अगर एआई स्क्रिप्ट्स लिखेगा तो हम तो सारे जॉबलेस हो जाएंगे। यहाँ पे ये जो फिल्म है, भले ही मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज पूरी एक्शन बेस्ड है, लेकिन यहाँ पे जंग एआई से है। एआई के रिलेटेड आपको बहुत सी रिसर्च, भले ही आप इंडियन इम्पॉसिबल मिशन फोर्स के एजेंट ही क्यों ना, आपको शेडोज में रह के भी रिसर्च, आपको क्या क्या चीजें देखनी पड़ेगी उसको हराने के लिए, आपको किन किन को गैदर करना पड़ेगा उसमें। वो बेंजी डन भी हो सकते हैं, गैब्रियल भी हो सकती है, ग्रेस भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। प्लस आपको एक एक स्टेप सामने वाले राइवल का भी देखना पड़ेगा कि वो क्या कर रहा है, भले ही आप शेडोज में इसलिए ही हो आप क्योंकि आप एजेंट हो। एआई को हराना आज के टाइम पे इवन इन रियल लाइफ इट हैज बिकम इम्पॉसिबल। जहां पे आप सामने देखे ईथन हंट ने सारी मतलब आकाश पाताल जमीन जहां पे भी पूरी रिसर्च की है पूरी फिल्म में, और वो नेगेटिव पॉइंट तो है ही, लेकिन ये सबसे बड़ा इस फिल्म का पॉजिटिव पॉइंट भी है कि आप एआई के साथ ऐसे लड़ नहीं सकते, क्योंकि एआई के लिए जीतने, यहाँ पे सब एआई के सामने जीतने नहीं आए, सबको अपना फायदा दिख रहा है। ईथन हंट के लिए पूरा एक अलग पर्सपेक्टिव है कि उनको दुनिया को बचाना है, बाकी सब अपना फायदा दिख रहे हैं कि मैं इसको कंट्रोल कर लूंगा, वो कर लूंगा। तो ये एक पूरा अलग नैरेटिव भी इन्होंने बढ़िया तरीके से दिखाया है, तो जो मेरे को बहुत अच्छी चीज लगी इस फिल्म की। तो एआई के सामने अगर आप देखें तो लास्ट तक वो जंग चलती रहती है, और लास्ट के 30 मिनट्स के क्लाइमेक्स को अगर हम बाद में करें तो वो थ्रू आउट द प्रोसेस, अगर आप देखें तो रियल लाइफ में इस तरीके से अगर कोई सिचुएशन आती है जो इस फिल्म में दिखाई गई है कि दुनिया खत्म हो जाएगी वगैरह, वो अगर आप देखें तो बहुत बढ़िया तरीके से दिखाई गई है एंड जस्टिफाइड भी लगती है, क्योंकि रियल लाइफ इवेंट्स में भी अगर आप देखें उधर भी यही चीज हुई थी कि अमेरिका में स्ट्राइक हुई थी, तो वो रिलेटिबिलिटी भी आपको कनेक्ट फील होती है कि ये फिल्म में उस तरीके से भी वो दिखाना चाहते हैं कि एआई कितना डेंजरस हो सकता है। तो मुझे वो चीज पर्सनली बहुत बढ़िया लगी। दूसरी चीज, जो एक्शन सीन्स जितनी रेयर क्वालिटी या फिर रेयर सीन्स आते हैं, सब कुछ बढ़िया है, क्योंकि आपके पास अगर टॉम क्रूज है तो कोई स्टंट डबल नहीं, कोई कुछ नहीं, मैं अकेला ही काफी हूं, बस वही वो पर्सपेक्टिव लेके चलते हैं हमेशा, और इसमें भी उन्होंने अपना काम बढ़िया किया है। प्लस फर्स्ट सीन से लेके लास्ट तक बैकग्राउंड म्यूजिक का काम बहुत ही बढ़िया है। वो जो आप सोच रहे हैं कि 2 घंटे 50 मिनट की पिक्चर है, स्लो लगती है, स्ट्रेची लगती है, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक आपको हेल्प करता है सब जगह पे। इसमें जो एक अनवांटेड डेथ सीक्वेंस है, मैं बताऊंगा नहीं ऑब्वियसली, आई थिंक 50-50 हूं मैं उसको लेके कि
जरूरत थी कि नहीं थी, क्योंकि आप यहाँ पे परफेक्ट फेयरवेल की बात कर रहे तो सारे कैरेक्टर को बचा के रखते, ना ही ऐसी कोई चीज आपने लास्ट मूवी में उनके कैरेक्टर के रिलेटेड दिखाई थी और अचानक से ये हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं। तो परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं, टॉम क्रूज की हम लास्ट में बात करेंगे। एक और सरप्राइज भी है आपके पास, हेली एटवेल एज ग्रेस। मैं सही बोलूंगा, जब मैंने रोग नेशन देखी थी, जहाँ पे पॉला पैटोन जो आई थिंक जेरेमी रेनर और साइमन पैग यहाँ पे उनके साथ जो मेन लेडी थी, उनकी याद आ गई थी मेरे को फर्स्ट जब मैंने डेड रेकनिंग देखी थी, जहाँ पे आप सिमिलैरिटीज क्या बोलते हैं, इमोशंस तो थे ही नहीं पॉला पैटर्न में, लेकिन जो क्या बोलते हैं एक्सप्रेशंस आप देखते हैं ग्रेस और उनके पॉला पैटर्न के, तो आपको सिमिलैरिटी दिखती है। और प्लस दोनों की सिमिलैरिटी ये है कि वो लोग अपने हिसाब से काम करते हैं, लेकिन उनका तरीका पूरा अलग होता है। तो हेली एटवेल एज ग्रेस ने इस बार इमोशनली बहुत टच किया है मेरे को। इमोशनली उनके इमोशनल सीन्स जो है, जिस तरह से वो हर एक चीज में ईथन हंट के साथ रहना चाहती है। और आप देखें जितनी भी हीरोइंस रही है अब तक टॉम क्रूज के साथ इस फ्रेंचाइजी में, सबका कुछ ना कुछ तरीके से कनेक्शन रहता है। जहाँ पे रेबेका फर्ग्यूसन का दोस्ती वाला कनेक्शन था, उनकी वाइफ का ऑब्वियसली वो वाइफ की तरह कनेक्शन था, या फिर पॉला पैटर्न की मैंने बात की तो वर्क कनेक्शन था, और सबको ईथन हंट की कहीं ना कहीं किसी तरह से चिंता सताए रहती है। तो हेली एटवेल एज ऑलवेज तो नहीं बोलूंगा, लेकिन लास्ट मूवी से जो अपग्रेड किया है उनके कैरेक्टर तो को परफेक्टली फिट बैठता है। विंग रेम्स यार लेजेंड है यार, मतलब आवाज से ही, मतलब आप देखें ना कि इतनी ज्यादा, मतलब इतना एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, और इसमें भी वो आवाज से जो काम करे उतना काम नहीं है, मैं ऐसा बोलूंगा। जहां पे जरूरत है बहुत बढ़िया क्या है, स्पेशली लास्ट का जो सीन है इमोशनल कर देता है, मैं इतना ही कहूंगा। साइमन पैक को तो यार द बॉयज में देखा था लास्ट में, और वापस, और उनका जो क्या बोलते हैं वो एक है ना कि सीरियस मोड में भी वो कहीं ना कहीं कॉमेडी ऐसी डाल देंगे या फिर ऐसे कुछ बोल देंगे कि आपको मजा आएगा। इसमें वो जो हार्ट अटैक वाला सीक्वेंस है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने इम्प्रोवाइज किया है, ऐसा लग रहा है। और ओवरऑल डंजी, क्या नाम था मैं भूल गया, बेंजी डन का जो कैरेक्टर है वो हमेशा के लिए मैं ऐसा बोलूंगा कि मेरा साइड साइड कैरेक्टर्स में फेवरेट रहेगा, क्योंकि उनका काम आप मतलब क्या बोलते हैं नेवर डिसअपॉइंट्स वाली चीज है उनके साथ। हेनरी कजर्नी एज यूजिन कैट्रिज, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि जितना स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए था, फर्स्ट हाफ में एक ही सीन है, सेकेंड हाफ में 2 ही सीन है, नहीं मिला है। किटरिच का कैरेक्टर लास्ट मूवी में आपने देखा होगा इतना इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे भी इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना काम ही नहीं मिला है, तो अभी क्या कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 50-50 है कि अच्छा है भी और वेस्ट भी कर दिया है एक तरीके से अगर आप देखें। लेकिन जिनको वेस्ट नहीं किया गया है, जो मेरे को पहले लगता था कि इसको क्या बना के रख दिया, वो है एसआई मोरालेस। एसआई मोरालेस फर्स्ट पार्ट, इसके पहले के पार्ट में विलन थे, जिनको याद हो गेब्रियल जो थे वो, उनके पास क्या बोलते हैं, मैं कंफ्यूज हो गया था, पॉम क्लेमेंटिफ मेरे को लगता था गेब्रियल है, उनका कोई और नाम है। एसआई मोरालेस का वो जो साइकोटिक विलन वाली वाइब्स है ना, कि वो किसी को टिल डेथ नहीं छोड़ेगा, वो यहाँ पे भी बरकरार है। स्पेशली वो जो प्लेन सीक्वेंस है, एरोप्लेन सीक्वेंस, वो उनकी आवाज ऐसी है ना कि मैं सही बोल रहा हूँ, मेरे को आई थिंक एक मार्वल मूवी, कोई भी मार्वल मूवी या सीरीज, उनको विलन के रूप में मैं देखना चाहूंगा। उतना साइकोटिक कैरेक्टर है, उतना ही कन्विंसिंग विलन आर्क है उनका कि आप इंप्रेस हो ही जाते हो। पॉम क्लेमेंटिफ, जिनका नाम पेरिस था, यस आई एम सॉरी, मैं जो गेब्रियल पहले बोला कि क्या करेगी वो, तो पेरिस का जो कैरेक्टर है साइलेंट बट डेडली, मैं इतना ही कहूंगा। और फ्रेंच में ही ज्यादा बोला है इस फिल्म में उन्होंने, तो सुनने में अच्छा भी लगता है। फिर हम बात करते हैं जेनेट मैकटियर एज वॉल्टर्स प्लस शिया विगैम एज जेस्पर ब्रिग्स। अब जेस्पर ब्रिग्स के रिलेटेड एक बहुत बढ़िया ट्विस्ट है, ये आप फिल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा। लेकिन जो इन्होंने रोल हेनरी कजर्नी को नहीं दिया है ज्यादा, इन्होंने जेस्पर ब्रिग्स को ज्यादा दिया है, तो वो एक अच्छा भी मूव है, बुरा भी है, तो क्या कर सकते हैं। हेना वेडिंगम एक छोटे से रोल में है, मैं इतना ही कहूंगा कि ठीक ठाक रोल है। एक जो रोल है, अब मैं आपको बताता हूं, सारी फिल्में आप वापस देख लीजिएगा अगर आपको टाइम मिले तो, या फिर रेफरेंसेस समझ लीजिएगा। सीक्वल्स वाली फिल्म है, लेकिन यहाँ पे सारी फिल्में देखना जरूरी है, क्योंकि ये जो रोल है रॉल्फ सेक्सन, आपको मैं सिर्फ नाम बताता हूं, इनका फिल्म में नाम था विलियम डॉनलो। अब ये कैरेक्टर पहले भी आ चुका है, ये कैरेक्टर
एकदम मैं आपको बोलूं ना कि जिस तरह से सीक्वल्स में कनेक्ट कैसे किया जाता है सारी चीजें, 30 साल पहले की बात कैसे दिखाई जाती है, विलियम डॉनलो के कैरेक्टर ने ये सिखाया है इस फिल्म में। और क्या काम किया है, मतलब आप पहले रिकॉग्नाइज करते हो कि ये कहीं पे देखा हुआ है इनको इसी सीरीज में, फिर आपको पता चलता है कि अच्छा ये तो वो है। बस ये सारे कैरेक्टर्स थे और सबने बढ़िया काम किया है। अब टॉम क्रूज की बात करते हैं। देखो 62 इयर्स अभी लगता है, अभी 23 में ही लग गया था कि सब कुछ इतना फेस थोड़ा चबी हो गया है। और लेकिन पॉजिटिव साइड देखे आप, एक्शन सीन्स वैसे के वैसे ही है, जहाँ पे हेलीकॉप्टर में लटक जाएंगे, प्लेन में लटक जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर पहाड़ से जंप कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमेशा रहेगा। लेकिन जिस तरह का फेयरवेल मिलना चाहिए था, और इसमें साइलेंट फेयरवेल मिला है, मतलब वो जो इमोशनल येट साइलेंट फेयरवेल मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, वैसा फेयरवेल मिला है जो कि डिजर्विंग है। कैसे मिला है वो मैं ऑब्वियसली नहीं कहूंगा। और भाई मतलब अंडर प्ले गजब का है, जहां पे नहीं बोलते हैं ना कुछ भी, और जिस तरह से एक्सप्रेशन से ही बात करते हैं, वो तो हमेशा फेवरेट रहेगा मेरे हिसाब से। और अब तो क्या बोलते हैं, अभी एवेंजर्स की मूवी वो कर रहे हैं कि नहीं, लेट्स सी। टोनी स्टार्क का जो कैरेक्टर करने वाले थे, लेकिन ये सीरीज तो अभी मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूँ, स्पॉइलर नहीं है, शायद ये सीरीज का एंड नहीं है। अभी के लिए कोई मूवीज नहीं आएगी जिस तरह से इसका एंड छोड़ा है इन्होंने। आगे जाके कोई नया फेज या फिर टॉम क्रूज वापस आ सकती है, अभी वो कैसे आएगी तब आप देखेंगे तो पता चलेगा। लेकिन मैं टॉम क्रूज को इसलिए थैंक यू कहूंगा कि उन्होंने हमारा जो चाइल्डहुड है ऐसी मूवीज के साथ, स्पेशली मिशन इम्पॉसिबल सीरीज के साथ इतना बढ़िया निकाला है कि अब याद आएगी इस सीरीज की। लेकिन हम वॉच अलोंग करते रहेंगे बार बार। अभी एक सरप्राइज की जो मैं बात कर रहा था कि जितनी भी मिशन इम्पॉसिबल मूवीज आई है, मैं उसको 1 to 8 में रेट करूंगा, जितनी 8 की सीरीज थी है। तो पहले हम रखते हैं मिशन इम्पॉसिबल घोस्ट प्रोटोकॉल, दूसरी है मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग, ये मेरी रेटिंग है। तीसरी है पहली मिशन इम्पॉसिबल जो मैंने सबसे फर्स्ट, जो जहां पे ईथन हंट का जो पूरा दिखाया गया था। चौथी है मिशन इम्पॉसिबल रोग नेशन। अब फिफ्थ जो है उसमें मेरे को लगा कि क्या सेट होगा ज्यादा, कि जहां पे सारी चीजें न्यूट्रलाइज हो जाए, तो मेरे को लगा मिशन इम्पॉसिबल 3 जो है वो एक परफेक्ट चीज है, जो स्टूडेंट वाली जो स्टोरी है। सिक्स्थ पे रखा है मैंने ये मूवी को, मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रेकनिंग। सेवंथ और एथ मेरे को उतनी ज्यादा पसंद नहीं आई थी, ये वाली जो मेरे को लगी थी वो गुड थी। तो सिक्स तक सारी फिल्में, जो फर्स्ट 3 थी वो बेस्ट थी, फोर्थ फिफ्थ वेरी गुड थी, सिक्स्थ गुड थी, और 7 8 मतलब मीडियोकर, लाइक ठीक ठाक थी जो की थी। 7 जो थी वो थी मिशन इम्पॉसिबल 2, और 8 जो थी वो थी मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट। तो ये थ्रू आउट द सीरीज मेरे हिसाब से ये मेरा रेटिंग है। आपका रेटिंग जो आप बताएंगे। इस मूवी को मैं 3 स्टार्स ही दूंगा, क्योंकि मैं 2 स्टार्स इसलिए काटूंगा क्योंकि बहुत ही लंबी फिल्म लगती है, और वो लेंथ फील होती है आपको, जहाँ पे वो सबमरीन वाला सीन पूरा 20 मिनट का, जहाँ पे कोई डायलॉग भी नहीं है, वो क्या बोलते हैं, एक स्ट्रेसफुल या फिर वो जो एक टेंशन वाला सीन है, लेकिन एक मूवमेंट के बाद दम घुट जाता है, ऐसा आपको लगता है भले ही आप पानी में ना हो। तो जैसे कि मैंने बोला, मैं इस फिल्म को मैं 3 स्टार्स दूंगा। और थैंक यू टू टॉम क्रूज के, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आए जरूर। और बस आज के लिए इतना था, 2 घंटे 50 मिनट की फिल्म थी, लेकिन अच्छी लगी। और एआई का जो पूरा एक सेटअप बिल्डअप जिस तरह से दिखाया है विथ नो एक्शन सीन्स, तो वो एक ब्रेव अटेम्प्ट है जो मैं समझता हूँ कि बहुत बढ़िया है। तो बस मिलते हैं अगले फ्राइडे या फिर टॉकिंग अबाउट के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।